नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो है जीके की क्लास है, ये प्रैक्टिस सेट है और ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो प्रारंभ करते हैं अपने इन क्वेश्चनों को। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चन हैं मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रूप में आप लोग ना देखे हो तो क्लास में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो बताइए किस नदी का उद्गम भारत के बाहर दोस्तों है? तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत के बाहर है। ये जो है मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमयानडुंग हिमनद से निकलकर हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूर्व में बहती है। इसे तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं दोस्तों। इसको तिब्बत में दोस्तों सांगपो बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों दिहांग बोलते हैं। और इसी प्रकार से बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी प्यारे दोस्तों नदी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी मांजुली बनाती है, नदी द्वीप मांजुली बनाती है। कौन? ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इग्लू क्या है दोस्तों? तो इग्लू क्या है? ये दोस्तों इग्लू गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। तो दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं, जो कि कठोर बर्फ की झिल्ली से बनाया जाता है। इसमें कि कौन रहते हैं? इसमें दोस्तों एस्किमो रहते हैं। और दोस्तों एस्किमो का पालतू जानवर क्या है? रेडियर। दोस्तों रेडियर है, इसका मुख्य व्यवसाय आखेट है। ये शिकार करते हैं। ये वालरस, श्वेत भालू, रेडियर और सील मछली आदि का भी शिकार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, प्रछन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है दोस्तों? तो ये आपका होता है अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ये होता है दोस्तों अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। इसको ही छिपी बेरोजगारी कहते हैं प्यारे दोस्तों। दोस्तों आप लोग भी गेस किया करिए कौन सा उत्तर सही होगा। इसको एक फास्ट डिवीजन के साथ प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोग देखें क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। चलिए अगला, चंबल नदी किस राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है चंबल नदी। तो ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि मालवा पठार पर स्थित महोबा के निकट से निकलकर यह पश्चिम मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है और उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम चर्मणवती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों है आपका निकोली कोंटी। निकोली कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत जो है प्रशंसात्मक वर्णन दोस्तों किया है, बहुत अधिक प्रशंसा उसमें की है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों भी सही हो जाएगा। यह इतावली यात्री संगम देश के महान शासक देवराज प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था ये यात्री आपका। चलिए अगला है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो दोस्तों ये निभाई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। उस समय ये भारत में 8 प्रांत दोस्तों और 552 रियासतें रहती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ से देसी रियासतों का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। केवल 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर बचे रह गए। इसमें जूनागढ़ को जनमत संग्रह से तथा हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा शामिल किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों कहाँ थी? कन्नौज थी प्यारे दोस्तों।
कन्नौज थी हर्षवर्धन की राजधानी। हर्षवर्धन को अपने राज्य के साथ साथ अपने बहन के राज्य का शासन देखना था, इसलिए उसने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ, कन्नौज ले आया। हर्ष ने उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला को जीत लिया। पश्चिमी भारत में वल्लभी शासन ध्रुवसेन को पराजित कर उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। हर्ष के काल में चीनी यात्री ह्वेंसांग भारत आया था और हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट हर्ष का राजकवि भी था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका, हर्षवर्धन राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चरकुला नृत्य संबंधित है दोस्तों, तो चरकुला किससे संबंधित है, तो चरकुला जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चरकुला नृत्य यह ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। यह ब्रज क्षेत्रवासियों के द्वारा किया जाता है। यह घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो इसका ऑप्शन चरकुला नृत्य जो दोस्तों उत्तर प्रदेश का नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों, गेस करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ, सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है कौन है, गौतम बुद्ध है। इनका जन्म कहाँ, कपिलवस्तु में हुआ था। इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था। और कपिलवस्तु के निकट जो है लुम्बिनी में कह सकते हैं, लुम्बिनी में हुआ था। कब, 563 ईसा पूर्व में। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, ग्रह को त्याग दिया था। और 35 वर्ष की आयु में उर्वेला में पीपल वृक्ष के निकट जो है निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद ज्ञान प्राप्त के बाद ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए दोस्तों। और बौद्ध धर्म में ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है दोस्तों, किससे किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बिट्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, बिट्स के द्वारा किया जाता है। अगला है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, तो कौन सा उपग्रह था दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आर्यभट्ट भारत द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह था दोस्तों। कब भेजा गया था, ये आप कह सकते हैं 19 अप्रैल को 1975 में, 1975 में भेजा गया था दोस्तों। अगला देखते हैं। जीवाश्म किस प्रकार के शैल में पाई जाती है दोस्तों, तो जीवाश्म दोस्तों परतदार शैल में पाई जाती है। कब पाई जाती है, परतदार शैल में जीवाश्म पाई जाती है। इन चट्टानों का निर्माण नदियों तथा पवनों द्वारा अपरदित कणों के जमाव से होता है। ये चट्टानें सदैव परतों के रूप में पाई जाती हैं, इसी कारण इसे परतदार चट्टान भी दोस्तों कहते हैं। इसके अलावा जो खनिज चट्टानों में खनिज तथा धातुओं का अभाव होता है और इन्हीं चट्टानों की मोटाई के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है दोस्तों। अगर देखा जाए तो इन चट्टानों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से हैं, कोयला, अवरक, चूना, पत्थर, बलुआ पत्थर और शैल आदि जो है इसके उदाहरण हैं। तो परतदार आपका इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। चलिए, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है, तो गेस करिए कौन सी गैस होती है, तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। और पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल में उसके साथ टिका हुआ है। कौन, अगर देखें तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैस होती हैं, तो आप कह सकते हो ऑक्सीजन है, कौन सी है, ऑक्सीजन दोस्तों है। अगला आपका क्या है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसें उपस्थित है। इसके अलावा और भी गैसें हैं, नियान, हीलियम और ओजोन, हाइड्रोजन, जलवाष्प तथा ठोस कुछ कण भी पाए जाते हैं।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों इसको फास्ट रिवीजन के रूप में आप लोग देखिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए कान में लीड लगा करके आप लोग इसको सुन सकते हैं और देख सकते हैं और गेस भी करिए। आप लोग बताइए कितने हमारे उत्तर सही हुए हैं, क्योंकि ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके सारे सही होते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता इस एग्ज़ाम में मिलने वाली है। चलिए, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है दोस्तों? तो बताइए वो कौन सी हवा है? वो है मानसून हवा। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? वो हो जाएगी दोस्तों मानसून हवा। ये पवनें जिसकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल उलट जाती हैं, मानसून पवनें कहलाती हैं। ये पवनें 6 महीने स्थल से सागर की ओर तथा 6 महीने सागर से स्थल की ओर चलती हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है दोस्तों, क्या है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। इससे जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है प्यारे दोस्तों, यह सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जो है समुद्र का जल औसत समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है और नीचे गिरता है। इसी को क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। और अगर देखा जाए तो आगे बढ़ने को जब ऊपर उठता है तो ज्वार कहते हैं और जब नीचे गिरता है तो भाटा कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला है गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये आपका जो है मरुस्थल है। गोबी, कालाहारी, आटाकामा ये क्या है? आपके मरुस्थल हैं दोस्तों। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? एक सहारा मरुस्थल आता है दोस्तों। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे दोस्तों क्या है? बड़ा मरुस्थल है। ये रेगिस्तान है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों है। इसका विस्तार जो है कहाँ कहाँ है? अल्जीरिया में है, चाड में है, लीबिया में है, माली में है, मारितानिया में है, नाइजर में है, सूडान में है और ट्यूनीसिया में है। इसके अलावा मिस्र तथा मोरक्को तक भी है। जबकि गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में है। गोबी मरुस्थल का विस्तार कहाँ है दोस्तों? मंगोलिया दोस्तों और चीन में है प्यारे दोस्तों। कहाँ है? चीन में है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कहाँ है? बोत्सवाना जो कि मध्य अफ्रीका में पड़ता है। और आटाकामा मरुस्थल का विस्तार कहाँ है? उत्तरी चिली में है दोस्तों। आटाकामा उत्तरी चिली में है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों आप कह सकते हो ये कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ थे। जबकि इसकी माता का नाम वामा था। इनका समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन सम्यक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तपस्या के 84 दिन बाद जो है सम्यक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है दोस्तों। क्या कहता है? निग्रंथ कहते हैं। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए हैं। कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का प्रतिपादन किया है दोस्तों। इन्होंने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया है। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। इन्होंने ही 5वें महाव्रत का प्रतिपालन भी किया था। कौन? महावीर स्वामी ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो बताइए वो कौन सी दोस्तों? नर्मदा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। कौन? नर्मदा नदी, जो कि मैकाल पठार के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश तक गुजरात होते हुए भड़ौज के निकट खंभात की खाड़ी में दोस्तों गिर जाती है प्यारे दोस्तों। और नर्मदा भारत की सबसे बड़ी एस्टुरी का निर्माण भी करती है। एस्टुरी क्वेश्चन आता है कि एस्टुरी का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? तो आप कह सकते हो आपकी नर्मदा नदी है। चलिए, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों कितना है? 16.4% दोस्तों, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है प्यारे दोस्तों। और अगर यही देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना है? आपका 16%। इसी में देखा जाए तो महिलाएं कितनी हैं? तो दोस्तों आपकी महिलाएं हो जाएंगी प्यारे दोस्तों, महिलाएं आपकी हो जाएंगी प्यारे दोस्तों 47
52.59% ये महिलाएं हो जाएंगी, और पुरुष देखा जाए तो पुरुष 52.41 जो है प्रतिशत हो जाएंगी पुरुष, और महिलाएं 47.59 हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा है दोस्तों? आप कह सकते हो आपका पवन ऊर्जा भी है, इसके अलावा आपका कौन सा है, ज्वार शक्ति भी है। ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? डी सही हो जाएगा। अगर देखें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, ये तो परंपरागत है कि गैर परंपरागत है, तो ये आपका कौन है दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत? तो आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अगला कौन सा है आपका महासागरीय ऊर्जा, ज्वार शक्ति ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन ऊर्जा। इनके अलावा और भी जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ज्वार शक्ति ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा और जैव ईंधन भी हो सकता है दोस्तों। तो ये आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं दोस्तों। और परंपरागत देखा जाए, परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, ये क्या हो जाएंगे आपके परंपरागत स्रोत हो जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, कौन थे दोस्तों? तो ये आपके उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि इसकी बैठक कब हुई थी दोस्तों? इसकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अस्थायी अध्यक्षता की थी, इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। और 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था क्या? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। कब रखा गया था? 13 दिसंबर दोस्तों, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आता, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। और 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को दोस्तों पारित हो गया था। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संवैधानिक सलाहकार था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर BN राव को क्या बनाया गया था? संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था दोस्तों। चलिए, ये भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। क्या रह गया है दोस्तों? संपत्ति का अधिकार, ये दोस्तों रह गया है कानूनी अधिकार। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। जो कि संशोधन कौन था दोस्तों? 44वां संशोधन कौन था? 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विविध अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया था दोस्तों। चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों स्थित है आपका रामनगर नैनीताल में स्थित है। कहाँ है? रामनगर नैनीताल में दोस्तों स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह उद्यान उत्तराखंड के में नैनीताल में है दोस्तों। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम हैली दोस्तों, हैली नेशनल पार्क था। इस पार्क में जो शेर, हाथी, भालू, बाघ, हिरन और चीतल भी, नीलगाय आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। इस पार्क के अंतर्गत जिम कॉर्बेट व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र भी आता है। इस पार्क में विभिन्न रंग बिरंगे पक्षियों की प्रजाति भी दिखाई देती हैं दोस्तों। ये पर्यटन का मुख्य स्थल भी है प्यारे दोस्तों। चलिए, सुंदरवन क्या है दोस्तों? सुंदरवन है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है। कहाँ है? गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा में है सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्य दक्षिणी भाग में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में पड़ता है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बाह्य संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है दोस्तों। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। कौन? आपका डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन जो है। और
और बंगाल टाइगर सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है इसमें सुंदरवन में प्यारे दोस्तों। चलिए अगर देखते हैं ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं दोस्तों, तो ध्वनि मापक इकाई को क्या बोलते हैं? डेसिबल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है, जबकि कैलोरी उष्मा तथा न्यूट्रन बल का मात्रक है। कैलोरी उष्मा का था, न्यूट्रन कैलोरी किसका है दोस्तों? उष्मा का, और न्यूट्रन जो है बल का मात्रक है, बल का मात्रक है। और फ़ारेनहाइट दोस्तों ताप का मापक है। चलिए आगे देखते हैं हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है दोस्तों? हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से दोस्तों बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? गेस करिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का है, और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि का होता है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10 या 15 वर्षों में 40 गुना बढ़ गया है। चलिए और देखते हैं आगे। और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम ईंधन था, परंपरागत चूल्हे भी हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है दोस्तों? तो क्यों बेरंग हो रहा है? क्योंकि अधिक अम्लीय वर्षा के कारण जो है ये क्या हो रहा है? ताजमहल बेरंग हो रहा है दोस्तों। वायु प्रदूषण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड था नाइट्रिक जो है ऑक्साइड जो है वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन तथा जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पुनः पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे अम्ल वर्षा भी कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का जो है बदरंग जो है होना और जलीय प्राणियों की मृत्यु तथा पेड़ पौधों की मृत्यु में गिरावट भी अधिक इसका परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे दोस्तों, कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डॉक्टर एम जे कासिम। ये दो इसका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि अंटार्कटिका पर जाने वाले हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कर्क रेखा के ऊपर से, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के दोस्तों मध्य। ये आपका बीच की रेखा हो गई, ये आपका कर्क रेखा हो गई, ये आपकी मध्य रेखा। ये वाला जो क्या है आपका उष्णकटिबंध क्षेत्र है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? बताइए इसमें कौन सा संघनन प्यारे दोस्तों नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? धुआं नहीं है। बाकी आपका ओस, कोहरा, पाला ये है और धुआं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों। जल की गैसीय अवस्था में तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संघनन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कल्पक्कम में स्थित है दोस्तों। कल्पक्कम में क्या स्थित है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा केंद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्पक्कम में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है दोस्तों। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग में मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला है देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है दोस्तों। कौन नियंत्रित करता है? तो ये दोस्तों मुद्रा की, तो ये नियंत्रित करता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों करता है। यह भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। इसका प्रमुख कार्य मुद्रा का निर्गमन तथा साख नियंत्रण करना है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो अंतिम शासक कौन था प्यारे दोस्तों? ये हो जाएगा आपका कालाशोक। कालाशोक जो है अंतिम शासक प्यारे दोस्तों था। इसके अलावा दोस्तों बिंबिसार का शासनकाल कितना था? जो है ये 544 से 492 दोस्तों। अजातशत्रु का शासनकाल जो 492 से 460 था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण दोस्तों
अशोक ने ही करवाया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह प्रसिद्ध स्तूप, जिसका भव्य तोरण द्वार तथा उस पर की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकारी भारत की प्राचीन कला तथा मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो सूर्य मंदिर दोस्तों कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है दोस्तों। कौन? सूर्य मंदिर। प्यारे दोस्तों, इसमें जो है लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर जो है लगे हैं, जो कि गंग के राजा सूर्य नृप सिंह देव द्वारा बनवाया गया था। इसे यूनेस्को ने भी 1984 ईस्वी में क्या किया था? धरोहर घोषित किया गया था दोस्तों। इसे ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे ब्लैक पगोड़ा भी दोस्तों बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा भी इसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं दोस्तों? तो ये उस समय का क्वेश्चन है जिस समय का क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, उस समय का दोस्तों ये क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बना है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश के विघटन से तेलंगाना राज्य दोस्तों बना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। और जो है इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2 जून। कब हुई थी प्यारे दोस्तों? 2 जून और 2014 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ये 29वां दोस्तों 29वां राज्य है जो नवगठित राज्य है, 29वां राज्य। चलिए तो दोस्तों प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और इसके पहले बहुत सारे पार्ट में दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हों, क्योंकि सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। अगर आप सारे प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहते हैं एग्जाम के पहले, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिए। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे इसमें जितने भी मैंने PDF डाला है, जितने भी मैंने जो है वीडियो डाला है, सारे आपको मिल जाएंगे। आप लोग जा कर के देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले सारे क्वेश्चनों को देखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है पिछले एग्ज़ाम से ही 40 से 50% बन जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने साथियों में के ग्रुप में इसको सेंड कर दीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।